हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज 5 दिन बाद में क्लास हो रही है, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास रहेगी एग्जाम तक। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। तो भाग 2 सबसे महत्वपूर्ण क्यों है कि यहाँ पर 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और एक बात और आप पहले ये डिसाइड करो कि हिस्ट्री आपने ली क्यों है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन कब आया। कल एक बहन ने मेरे पास मैसेज किया कि आप कॉलेज की हिस्ट्री पढ़ा दोगे। मैंने सोचा कोई कॉलेज में होगी कोई बहन, लेकिन उसने अपने आप के लिए कि एग्जाम खत्म होने के बाद में, बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद में वो हिस्ट्री की क्लास मार्च या अप्रैल से शुरू करना चाहती है। तो दोस्तों, मेरा एक ही सुझाव है कि पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करो, पहले अपना गोल बनाओ। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हम 10th करते हैं, 12th, उसके बाद में भी लक्ष्य डिसाइड नहीं होता है। फिर हम कॉलेज कर लेते हैं, कॉलेज करने के बाद में हम अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तो उसी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। हमें यहीं से 12th, क्योंकि 12th आपकी 6 महीने में 12th कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपको करना क्या है, कौन से फील्ड में जाना है, कौन से फील्ड में तैयारी करनी है, वो ही डिसाइड करेगा आपकी तैयारी। कौन सा सब्जेक्ट स्पेशल, जैसे कल उस बहन ने जो मैसेज किया कि उसके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है और हिस्ट्री की क्लास, कॉलेज की क्लास, यानी कि जो बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट होने के तुरंत बाद वो तैयारी करना चाहती है। तो अगर ऐसे कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए एक रास्ता है कि आप कॉलेज मतलब बीए करते हो, तो साथ ही साथ अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, तो जैसे ही आप एमए प्रवेश में एडमिशन लोगे, एमए प्रवेश में एडमिशन लेते ही नेट की एग्जाम होती है, एमए प्रवेश वाला उसको दे सकता है। तो आप एक बार में ही नेट क्लियर कर सकते हैं। यहां से अगर आपने तैयारी अब से ही रुचि लेके कोई सा भी सब्जेक्ट हो तैयारी कर ली, क्योंकि एमए प्रवेश में जो स्टूडेंट नेट की तैयारी करता है, एग्जाम देता है, उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये था आगे का प्लान। अब आपको बनाना है कि आपको सिर्फ कॉलेज करनी है, या फिर अभी से आप एक गोल सेट करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, कि एजुकेशन फील्ड में जाना है या फिर कोई सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाना है। तो भी अगर सिविल सर्विसेज में जाओगे तो भी आपको महत्वपूर्ण है हिस्ट्री, क्योंकि देखो एग्जाम में ज्यादातर जो पोर्शन होता है हिस्ट्री का, प्लस पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, जीके में ज्यादातर यही 3 चीजें आती है। तो जिनके पास ये तीनों है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास 2 हैं, एक जैसे ज्योग्राफी नहीं है, तो उनको फिर ज्योग्राफी की एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। फिर जिनके पास मान लो हिस्ट्री ही है, तो फिर उनको इस पर फोकस करना चाहिए, ताकि एक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो। तो ये था। मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो भी आप के मन में प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, यानी कि मध्यकालीन इतिहास।
और इसमें भी चैप्टर नंबर भाग 2 का 1 और ऑल ओवर हिस्ट्री का 5 नंबर चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, यानी कि जो यात्री हैं उनका नजरिया, किस नजरिए से उन्होंने देखा, किस नजरिए से उन्होंने वर्णन किया, वो कब से कब तक, 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो हमने इसमें एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था अल-बरूनी का। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे नोट्स में, या क्वेश्चन के जो सेट थे वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए थे, और बाकी जो चैप्टर के एंड में और क्वेश्चन बनेंगे उससे वो हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसको बारीकी से देखना है। ये लगभग 8 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर, और 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। इनमें हो सकता है वन लाइनर हो, रिक्तस्थान वाला हो, ऑब्जेक्टिव हो। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक लाइन में, अल-बरूनी में इतना ज्यादा मैटर नहीं था, लेकिन इब्न बतूता में बहुत ज्यादा हमें ध्यान, हर लाइन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां हर लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। मैं चाहता हूं एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हिस्ट्री में। तो अब स्टार्ट करते हैं इब्न बतूता। देखो ये आया कब था, पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि ये आया कब था। तो ये 14वीं शताब्दी में आया था। हमने देखा था 11, 14 और 17, 3 का डिफरेंस है। यहां अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, समझ में। तो ये आया कब था, 14वीं शताब्दी में। अब देखो ये एक आरंभिक विश्व यात्री, यानी कि प्रारंभिक विश्व यात्री था, जो स्टार्टिंग में जो अपनी बुक में दे रखा है कि आरंभिक यात्री। अब ये आरंभिक कैसे था, क्योंकि इससे पहले तो इब्न बतूता आ चुका था और भी अन्य आए थे, लेकिन ये पहला क्यों, क्योंकि इब्न बतूता कहां से आया था, ख्वारिज़्म उज्बेकिस्तान से, जो इंडिया के पास में ही है, यानी कि भारत के नजदीक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन जो ये इब्न बतूता था ये कहां से आया था, अफ्रीका महाद्वीप से, यानी कि अफ्रीका में मोरक्को एक देश है, मोरक्को, वहां पर एक टेंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में, तेंजियर एक जगह है मोरक्को में, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और तेंजियर, जिस जगह का नाम तेंजियर था, वहां के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो हमें यह ध्यान रखना है, मोरक्को में भी तेंजियर, और महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में शिक्षित था परिवार, सबसे सम्मानित और शिक्षित। क्यों, इस्लाम कानून और या फिर शरिया विशेषज्ञता, क्योंकि ये परिवार था वो जो इस्लामी कानून है या फिर शरिया जो कानून है उनमें मतलब विशेषज्ञ या विशेषज्ञता थी इनकी। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम हमारे घर में मम्मी या पापा किसी जॉब में हैं, तो हम लगातार उनको देखते रहते हैं, तो हम भी उनकी तरह, मतलब यानी कि हमें भी एक रास्ता मिल जाता है। उसी तरह कम उम्र में ही इब्न बतूता ने साहित्य और शास्त्रार्थ में शिक्षा हासिल कर ली थी, कि परिवार में सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार था तेंजियर का, तो वहां पर इन्होंने कम उम्र में ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इनकी पुस्तक है रिहला, ध्यान रखना यहां पर जो भी पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक थी रिहला, उसकी भाषा क्या थी, अरबी। इंपॉर्टेंट है कि रिहला, पहले तो क्वेश्चन है कि रिहला किसकी बुक है, तो इब्न बतूता की। रिहला किस भाषा में है, वो है अरबी भाषा में, और कब लिखेगी, 14वीं शताब्दी में। अब रिहला जो बुक है उसमें जानकारी किसकी प्राप्त होती है,
तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रियला में हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। अब देखो, दो वर्ड हैं यहाँ पे, हटीला और घोंसले से निकला पक्षी। ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? इब्न बतूता के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि हटीला विश्व यात्री कौन था, या हटीला शब्द किसके लिए प्रयोग में किया गया है? घोंसले से निकला पक्षी किस यात्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, या किस यात्री के बारे में कहा गया है? तो देखो, हटीला शब्द ये है कि दोस्तों जब मतलब हटीला यानी हट, एक तरह से जिद, तो इन्होंने घोंसले, हटीला मतलब जिद थी इनकी कि कहाँ, अब ये देखते हैं, यहां देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप और ये लगभग यहां पर भारत है। तो यहां से चलते चलते यात्रा की है इन्होंने। एक जिद थी, जिज्ञासा मान लो, जिद मान लो कि यहां से चलकर यहां पर यात्रा की। उस टाइम में यात्रा करना कितना कठिन था कि वहां ना तो कोई मतलब साधन थे आज की तरह, फिर यात्रियों का कारवां चलता था, बीच में लुटेरे भी उनको लूट लेते थे, कई यात्रियों की जान भी चली जाती थी। ऐसा ही किसके साथ हुआ था? इब्न बतूता के साथ। तो जिद्दी इसने कर ली थी, हट पकड़ ली थी कि मुझे वहां जाना है, कितनी भी परिस्थिति खराब हो। घोंसले से निकला पक्षी, तो दोस्तों घोंसले से निकला हुआ पक्षी किसे कहते हैं? यानी कि ये यात्रा कब प्रारंभ की इन्होंने? लगभग 1332 से 33 में, और 1354 लगभग 1332-33 में घर से निकले थे और 1354 में वापस घर पहुंचे थे। तो ये आजाद पक्षी की तरह घर से निकल गए यात्रा के लिए, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? घोंसले से निकला हुआ पक्षी। बिना किसी परेशानी के, यानी कि जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है, उसी प्रकार इन्होंने भी बहुत कम उम्र में घर छोड़कर निकल गए। इसलिए इनके लिए जो एक सेंटेंस यूज होता है वो घोंसले से निकला हुआ पक्षी, तो ये ध्यान रखना। फिर है इब्न बतूता ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत किसे मानते थे? हमें पता है कि ये तंजीर के सबसे शिक्षित और सम्मानित परिवार से थे। शरीयत यानी इस्लामी कानून का इनको बहुत ज्ञान था, यानी कि परिवार में माहौल था। लेकिन फिर भी इब्न बतूता जो मानते हैं कि ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इब्न बतूता जो किताबी ज्ञान है उसको महत्व नहीं देते थे, यात्राओं से अर्जित ज्ञान को इन्होंने महत्व दिया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत किसे मानते हैं? तो यात्राओं से, जो भी यात्राएं की उनसे जो अनुभव हुआ उसको ज्ञान का स्रोत मानते थे। अब इनकी यात्रा प्रारंभ कब होती है? तो यात्रा प्रारंभ 1332-33 ईस्वी में। सर्वप्रथम ये कहां पर गए? तो हमें ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम इन्होंने मक्का की यात्राएं की, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस्लामी कानून का सबसे महत्वपूर्ण इनको ज्ञान था, परिवार इनका इस्लामी या कानून में विशेषज्ञ था, तो ये, और इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? मक्का में। तो इनकी यात्रा स्टार्टिंग होती है मक्का से, फिर वहां से ये सीरिया जाते हैं, सीरिया से इराक, इराक से फारस, फारस से यमन, यमन ओमान,
और पूर्वी अफ्रीका के तटीय बंदरगाह, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका पूर्वी भाग के तटीय बंदरगाहों तक इन्होंने यात्रा की है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता ने कौन कौन से देशों या उनकी यात्रा में सम्मिलित देशों कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पर इनको याद रखना है सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तटीय बंदरगाह। क्यों? यहाँ से तो ये जल मार्ग से यात्राएं कर रहा था। फिर तो ये है कि सर्वप्रथम कहाँ गए? मक्का। ओके, फिर है भारत के लिए यात्रा। तो भारत के लिए जो इन्होंने यात्रा की वो मध्य एशिया से शुरू की थी इन्होंने, स्थल मार्ग से। ये ध्यान रखना कि जब भारत आए थे इब्न बतूता या भारत के लिए यात्रा पर निकले थे तो वो जल मार्ग से न आकर स्थल मार्ग से आए थे। कब? 1333। पहले कहां पर? सिंध, जो पाकिस्तान में, फिर मुल्तान, फिर उच्च, और इसके बाद में दिल्ली या दहली, क्योंकि उस टाइम में इसको दहली बोला जाता था। तो यहाँ पर भारत के लिए यात्रा कहां से स्टार्ट की? मध्य एशिया से। किस मार्ग से? ये भी ध्यान रखना किस मार्ग से इन्होंने यात्रा की थी, वो थी स्थल मार्ग से। और कब? 1333 में। इन देशों की यात्राएं, मतलब तभी तो 1332-33 ईस्वी इनकी यात्राओं का क्रम है। तो ये इन देशों की भी यात्रा करते हैं। तो स्थल मार्ग ये ध्यान रखना। फिर पहले सिंध, फिर मुल्तान, फिर उच्च, और फिर दिल्ली या दहली में। अब जब दिल्ली या दहली में तक इन्होंने यात्रा की तो वहां का शासक यानी कि दिल्ली का या भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहां पर पिछली बार जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी। तो ये क्लियर हुआ कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? कला और साहित्य का दयाशील संरक्षक था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य में रुचि थी, इसलिए उनको संरक्षण देता था। तो अब इब्न बतूता से वो बहुत प्रभावित हुआ। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि कला और साहित्य को वो आश्रय दे रहा था। तो इब्न बतूता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा यात्री है जिसको काजी नियुक्त किया गया। तो कौन था? इब्न बतूता। और ऐसा कौन सा यात्री है जो 2 जगह काजी नियुक्त हुआ था? वो भी है इब्न बतूता, जो हम देखेंगे अभी और कौन सी जगह। तो यहाँ पर अनेक वर्ष तक रहा, कोई हमारे पास डिटेल नहीं कि 2 वर्ष रहा, 5 वर्ष रहा या 7 वर्ष रहा। काजी नियुक्त हुआ, फिर विश्वास खो दिया और कैद कर लिया गया क्योंकि कुछ गलत फहमियां हो गई मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के मध्य। तो दोस्तों यहां से फिर इनको कैद कर लिया गया। फिर जैसे ही गलत फहमियां दूर हुई तो 1342, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक वर्ष दे रखा है, तो ये 33 से 42 के मध्य में ही है कि वो 5 साल का जी रहा, 7 साल का जी रहा। और फिर इनको एक नई जिम्मेदारी दी गई 1342 में। और इसी का एक क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी। एक एक नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। तो एक तो था दिल्ली का, पहली जो दी दिल्ली का काजी नियुक्त किया, न्यायाधीश नियुक्त किया। दूसरी थी जब गलत फहमियां दूर हो गई तो 1342 ईस्वी में दूत बनाकर भेजा। यानी कि एक यात्री इतना प्रभावशाली है कि एक यात्री को इन्होंने पहले दिल्ली का काजी नियुक्त किया, फिर दूत बनाकर मंगोल शासक के पास चीन भेजा।
तो भारत, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विदेश यात्री दूत बनकर चीन गया? तो वो था इब्न बतूता। कब? 1342 ईस्वी में। कहां पर? मंगोल शासक चीन। तो अब ये देखो, इसीलिए इसको हटिला कहा जाता है, क्योंकि अपनी नई नियुक्ति के साथ अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, गौर से देखना, नई नियुक्ति के साथ मध्य भारत, यहां पर ये मध्य भारत आ गया। मध्य भारत से मालाबार तट, जो इधर वाला यह है मालाबार तट। तो मध्य भारत से चलकर ये यहाँ पर मालाबार तट से होते हुए यहाँ पर है मालदीव। तो यहां से मध्य भारत से शुरू होकर मालाबार तट होते हुए ये मालदीव पहुंचता है। जाना इसको कहां था? चाइना, यानी कि चीन। ये यहां पर आता है मालदीव। कौन से तट से? मालाबार तट से। स्टार्ट कहां पे हुआ? शुरू कहां पे हुआ? मध्य भारत से। तो दोस्तों, यहां पर भी ये 18 माह तक काजी के पद पर रहा। तो ये 2 बार काजी के पद पर नियुक्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला दिल्ली में और दूसरा मालदीव में। वहां पर फिक्स टाइम पीरियड है इनका 18 माह। तो मालदीव में कितने दिन रहा? 18 माह। क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है कि मालदीव में काजी के पद पर इब्न बतूता कितने दिन रहे? 18 माह। और या फिर मालदीव में इब्न बतूता ने कितने दिन बिताए? 18 माह। फिर 18 माह बाद में फिर इनको सनक चढ़ी कि श्रीलंका जाने का निश्चय किया। अब श्रीलंका ये इधर के, लेकिन ये इधर से डायरेक्ट नहीं गया, ये वापिस इधर से जाके फिर यहां पर बंगाल, असम। तो यहां पर 2 राज्यों का जिक्र किया हुआ है, बंगाल और असम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। होते हुए ये इधर मतलब श्रीलंका की तरफ यहां पर आते हैं। फिर श्रीलंका से इधर जो है द्वीप है सुमात्रा, यहां से श्रीलंका से सुमात्रा जहाज के द्वारा, यानी कि स्थल मार्ग से नहीं, जल मार्ग से। फिर यहां से जहाज के द्वारा दूसरे जहाज से ये यहां पर एक बंदरगाह है चाइना में, जैतून नामक बंदरगाह पर गए। जैतून नामक बंदरगाह। अब इसका जो वर्तमान नाम है वो है क्वान छू, यानी कि इसको वर्तमान में कहते हैं क्वान छू। ये वर्तमान नाम है। ये क्वेश्चन आंसर में मैं अच्छी तरह और क्लियर करवा दूंगा। तो यहां तक ये जाते हैं, यानी कि सुमात्रा से कहां पर? जायतू बंदरगाह से दूसरे जहाज से। फिर आगे ये जाते हैं बीजिंग तक, यानी कि ये स्टार्ट लास्ट इनके जो चीन है बीजिंग तक ये यात्रा करते हैं। और वहां पर 1347 में घर वापस जाने की निश्चय करते हैं। तो यानी कि ये यात्रा क्रम है कि इस तरह से इन्होंने चीन तक की यात्रा की। तो एक हठीला कह सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कहां कहां होते हुए कहां पहुंचा इब्न बतूता। तो यहां से बीजिंग तक गया, बीजिंग से फिर 1347 में घर जाने का निश्चय किया, यानी कि घर की याद आ गई।
घर की याद इनको कब आई? 1332 में निकले थे और 47 में इनको घर की याद आई और घर पहुंचते हैं लगभग 1354 में। तो इस तरह इब्न बतूता का यात्रा क्रमांक है। अब इन्होंने क्या देखा, कैसे उन चीजों को समझा, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। और दूसरी चीज जो इनका एक है, यहां पर यानी कि मार्को पोलो, जिसे राजकुमारों का यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, से तुलना की जाती है इब्न बतूता की। क्योंकि ये जो मार्को पोलो था, ये वेनिस यानी कि इटली से चलकर, यानी कि ये जो मार्को पोलो था, मैं इसको यहां पर दर्शा देता हूं। जो तुलना होती है ये है मार्को पोलो। मार्को पोलो से इनकी तुलना होती है चीन के वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत है। मार्को पोलो कहां से? वेनिस से। वेनिस कहां पर है दोस्तों? तो वेनिस है इटली में। यहां से चलकर ये चीन आता है और चीन से फिर भारत भी आता है। यह है 13वीं शताब्दी, लगभग 13वीं शताब्दी का। और जो इब्न बतूता है ये कब है? 14वीं शताब्दी में। तो इब्न बतूता की जो तुलना की जाती है वो मार्को पोलो से की जाती है, चीन के यात्रा वृत्तांत से संबंधित के लिए इनकी मार्को पोलो से। तो दोस्तों ये है आज के लिए क्लास में, और यहां से क्वेश्चन आंसर हम कुछ कल क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आप जब भी ये वीडियो देखिए किताब को अपने पास में रख ले, एक नोटबुक ले और उसमें कि किताब में कहां कहां से क्या है उनको मार कर रखिए, उसे अंडरलाइन करते जाइए और फिर वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यह है मार्को पोलो का मतलब एक विवरण, यात्रा वृत्तांत था। मतलब एक कौन से पद पर रहा, किस तरह से उन्हें यात्रा स्टार्ट की, कहां कहां पर यात्राएं की और कब उन्होंने घर जाने का निश्चय किया और उनका लास्ट में चीन तक कहां, बीजिंग तक गए और सुमात्रा से वो जैतून बंदरगाह पर पहुंचे, किसको उन्होंने दूत बनाकर भेजा और दो जगह कहां पर काजी नियुक्त हुए थे। एक जगह मालदीव में जहां 18 माह तक काजी रहे, एक दिल्ली में। अब इन्होंने क्या देखा, क्या समझा और क्या क्या इनके बारे में कुछ और लिखा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल बात करेंगे। इन्होंने दूरी भी बताई है कि कौन सी जगह, जैसे सिंध से दिल्ली की दूरी और मुल्तान से दिल्ली की दूरी, दौलताबाद से दिल्ली की दूरी और ग्वालियर से दिल्ली की दूरी। ये एक 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि इन्होंने दूरी का मापन या दूरी के हिसाब से यात्रा कितने दिन में पूरी की जा सकती है, ये भी इन्होंने विवरण दिया है। कहां से? सिंध से दिल्ली या दिल्ली, फिर है मुल्तान से दिल्ली, फिर दौलताबाद से दिल्ली और फिर ग्वालियर से दिल्ली। तो इन 4 जगहों पर इन्होंने यात्रा क्रमांक यानी कि यात्रा के दिन बताए हैं कि कितने दिन में इनकी यात्राएं की जा सकती हैं। तो इन्होंने जो लिखा है बहुत ही सोच समझ कर इन्होंने मतलब उसको लिखा है। फिर जैसे ये वापिस मोरक्को जाते हैं, वहां पर जो वहां के सम्राट थे उनकी आज्ञा से फिर इनको एक कहानियों के रूप में दर्ज किया गया। तो ये था। अब इन्होंने क्या देखा, कौन सा शहर या फिर इनके बारे में अन्य यात्री ने क्या कहा,
ये हम कल की क्लास में हम इब्न बतूता को कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी चीज, आप बेफिक्र रहिए, पूरा कोर्स टाइम से हो जाएगा। बस ये जो भाग 2 है, यहाँ पर हमें बारीकी से देखना है। और जो हिस्ट्री को लेकर सीरियस हैं या फिर हिस्ट्री को मेंस सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो यही चीजें आगे कॉलेज लेवल में भी आएंगी। जैसे कॉलेज लेवल में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो जो यहाँ 12th में दे रखा है उसका थोड़ा सा बढ़ावा रूप ग्रेजुएशन में आता है, और ग्रेजुएशन से थोड़ा बढ़ावा रूप पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। तो ओके, धन्यवाद। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या आपके मन में क्या चल रहा है। और दूसरी चीज, एक लक्ष्य डिसाइड करो। पहले अपने आप से पूछो आपका लक्ष्य गोल क्या है। जब तक गोल डिसाइड नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि पहले अपना गोल डिसाइड करो, एक लक्ष्य बनाओ। हाँ, पूरा होगा वो बाद की बात है, लेकिन एक पहले दिमाग में सेट करो कि हमें इस फील्ड में जाना है और यहाँ पर ये तैयारी करनी है। एजुकेशन में अगर जाना चाहते हैं तो पहले ही आपके लिए ऑप्शन है नेट का, कॉलेज प्रोफेसर के लिए। जो अभी से अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, मतलब अभी जो 12th में ही आपने रुचि लेके हिस्ट्री को पढ़ लिया, फिर ग्रेजुएशन आप जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे आपकी नेट क्लियर होने की, यानी कि एमए प्रीवियस में ही चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, धन्यवाद। अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू।